अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अपना चेहरा के साथ मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आयशा राना। हमेशा से आपके लिए लेके आते हैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक, और आज का हमारा टॉपिक है तालीम, सेहत और हुकूमत की प्रायोरिटी। यानी कि 2020 से 2021 का जो बजट था, जिसमें से 71 खरब रुपए का ये बजट था, और इसमें जो है वो 20 अरब रुपए हेल्थ के लिए रखे गए और 64 अरब रुपए जो है वो तालीम के लिए मुख्तस किए गए। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारी तालीम और सेहत पर इसका क्या असर पड़ सकता है, और ये कितने % है। तालीम और सेहत किसी भी मुआशरे का एक अहम अंसर होता है। इसके बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता और सेहतमंद नहीं हो सकता। तो आज हमने इस टॉपिक पे बात करने के लिए स्टूडियो में जो मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को यहाँ पर दावत दी है, उसमें हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सैयद आसिफ अली शाह साहब, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और इनके साथ तशरीफ रखते हैं नईम अशरफ साहब, जो कि आइन स्कूल के बानी हैं, तालीमी और समाजी मैदान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, मुख्तलिफ मुकामात पर जदीद और मुनफिज निज़ाम से मजीद स्कूल सिस्टम चला रहे हैं। वजीर आज़म साहब और सिद्धार्थी अवार्ड याफ्ता हैं, डिप्टी कन्वीनियर हैं स्टैंडिंग कमेटी RCCI के। और इनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर फरहत अब्बास साहब, जो कि अल-कायम हॉस्पिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, AMS हैं बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल के, और प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट के। इसके साथ साथ इन्होंने मेडिसिन पे 7 किताबें लिखी हैं, और इसके साथ ये शायरी भी करते हैं और उस पर किताबें लिखते रहते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे इनसे तालीम और सेहत पर। जी सर, आप बल्कि डॉक्टर साहब आपसे शुरू करूंगी, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेहत, तालीम। तालीम के लिए हमने नईम साहब को भी बुलाया हुआ है, ये स्कूल सिस्टम माशाल्लाह अपना चला रहे हैं। तो जानेंगे आपसे कि ये तालीम और सेहत का जो है आपस में क्या ताल्लुक है, और हुकूमत की जो है वो प्रायोरिटी क्या है। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कि सेहत जो है उस पर बात हम बाद में करेंगे। जब हम सुबह उठते हैं तो क्या हम महसूस करते हैं? ठीक ठाक खुद को महसूस करते हैं, हशाश बशाश महसूस करते हैं, या हम ये भी महसूस करते हैं कि आज की जो मसाइल हैं, जो तकालीफ हैं, उससे मैं ओहदा हो जाऊंगा। ये जब हम सुबह उठते हैं तो हम ये देखते हैं कि मेरी आज बॉडी बिल्कुल ठीक है, मैं आज सारे काम कर लूँगा, मैं आज बच्चों को भी ले जाऊँगा, मैं बच्चों के साथ खेल भी लूँगा, दुनियादारी भी कर लूँगा, हाँ ठीक है, खाना भी खा लूँगा। लेकिन रात की नींद जब मैं सोकर उठाऊँ तो सुबह मैं कल की निस्बत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ, ज़्यादा सेहतमंद हूँ या कम सेहतमंद हूँ। यानी जब आप उठते हैं ना तो आपकी वो बॉडी में पेन होती है, वो थकावट सी महसूस होती है। बिल्कुल आपने सही कहा। हमें सुबह सुबह उठकर हमें ये एहसास होना चाहिए कि आज मैं किस हालत में उठा हूँ। ये मेरा सेल्फ एनालिसिस है। अच्छा, आज मैं उठा हूँ तो ज़हनी तौर पर पुरसकून हूँ, आज मैं सारा दिन पुरसकून भी रहूँगा, हाँ रहूँगा। अच्छा, आज मैंने बहुत सारे बंदों से मिलना भी है, क्या मैं इसके लिए आज फिट हूँ? तो ये जो 3 चीज़ें हैं, सुबह उठना, फिजिकली खुद को फिट करना, फिट समझना, और फिर रात की नींद के बाद सुबह लेकर अगली रात तक के आने तक ये महसूस करना कि मैं फिजिकली फिट तो हूँ, मेंटली भी फिट हूँ। हाँ, मेंटली सेहत तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ क्या इस मेंटल फिटनेस के साथ मैं सोशली तमाम मुआशरे में, तमाम ख़ानदान में, तमाम लोगों में उठक बैठक बातचीत के लिए भी खुद को मौजूद समझता हूँ। अगर ये सारी बातें दुरुस्त हैं तो फिर हम कहते हैं कि ऐसा आदमी सेहतमंद है। हम इस सेहतमंदी को मुआशरे के लिए एक अच्छी अलामत कहते हैं। मजमूई तौर पर हमें ये कहना चाहिए कि फिजिकली, जिस्मानी तौर पर, मेंटली यानी ज़हनी तौर पर, सोशली यानी मुआशरी तौर पर, जो बंदा सुबह उठते ही खुद को ये समझता है, महसूस करता है, हशाश बचाश, खुश खुश और वियन रखता है, वो मैं समझता हूँ कि वो सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का हिस्सा है और वो सेहतमंद है। बड़ी ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब ने बात की, नईम साहब आपसे बात करेंगे। जैसे कि सेहत पे इन्होंने बताया, तालीम पे आप हमें बताइएगा कि तालीम जो है वो सेहत के साथ साथ कितनी ज़रूरी है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि रियासत की जिम्मेदारी है एजुकेशन प्रोवाइड करना, अपने लोगों को उनकी अच्छी जो है वो हेल्थ प्रोवाइड करना, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देना, और सिक्योरिटी। ये 3 चीज़ें किसी भी रियासत की जिम्मेदारी है।
اب ریاست ہم پہلے ہیلتھ کی بات کرتے ہیں اور اسکولنگ کی بات کرتے ہیں, ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں کہ ریاست ایجوکیشن پہ اس کا انٹرسٹ کیوں کم ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اوور آل ہمارے بجٹ کا 2% یا 3% ریاست جو ہے وہ انویسٹ کرتی ہے ایجوکیشن کے اوپر. جب وہ 3% انویسٹ کرے گی تو اس کی آؤٹ پٹ بھی بہت کم ہوگی. تو وہ کیوں ایسا کرتی ہے کہ وہ اتنا کم بجٹ میں چیزوں کو لے کے چل رہی ہے؟ اب دیکھیں ریاست ہمیشہ جو ہے وہ لانگ ٹرم چیزوں پہ کام نہیں کرتی, وہ شارٹ ٹرم. آج انہوں نے روڈز بنائی اور اگلے 2 سال میں انہوں نے افتتاح کیا, سب لوگوں نے کہنا ہے جناب وہ بہت زبردست روڈز بنائی ہیں, انہوں نے برج بنا دیے, انہوں نے پلازاز بنا دیے. تو وہ ان کو شارٹ ٹرم جو ہے نا آؤٹ پٹ چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد گورنمنٹ نے ختم ہونا ہوتا ہے, تو اگلی دفعہ انہوں نے ووٹ لینے کے لیے جانا ہوتا ہے. تو جو ایجوکیشن ہے, اگر وہ ایجوکیشن پہ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ لانگ ٹرم ہے, اس کے تو رزلٹ 20 سال کے بعد آئیں گے, اس کے رزلٹ تو 30 سال کے بعد آئیں گے. تو میں دیکھتا ہوں جتنی بھی گورنمنٹس پاسٹ میں گزری ہیں ان کا انٹرسٹ ایجوکیشن میں کم رہا ہے. سیم کنڈیشن فار ہیلتھ کے اندر بھی ان کی کوئی زیادہ آؤٹ پٹ نہیں ہے اور وہ کم سے کم انویسٹ کر رہے ہیں اس کے اندر. آپ دیکھیں کہ جب ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہوتی ہے تو پھر پرائیویٹ سیکٹر اس کے اندر ان ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان دونوں سیکٹرز کے اندر, ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اندر پرائیویٹ سیکٹر ان ہو گیا. ہیلتھ میں بھی 70% جو آپ کے جو پیشنٹس ہیں پاکستانی 70% پیشنٹ وہ پرائیویٹ سیکٹر اس کو کوپ کر رہا ہے, اس کی وہ کیئر کر رہا ہے. تو اسی طرح سے ایجوکیشن سیکٹر میں بھی تقریباً 60 to 70% پرائیویٹ سیکٹر ان ہے وہ کر رہا ہے. اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی ایجوکیشن یہاں پہ دی جا رہی ہے, ہمارے یہاں 3 کلاسز ہیں. ایک ایلیٹ کلاس ہے جو کہ وہ پرائیویٹ سکولز اور کالج یونیورسٹیز ہیں, دوسرا ہمارے جو مدرساز ہیں اس کے اندر اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں, ایک ہمارے جو پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں. اب دیکھیں تینوں ڈفرنٹ ڈائریکشنز پہ چل رہے ہیں. ہمارے مدرساز جو ہیں مدارس جتنے بھی ہیں وہ ایک اپنی ڈائریکشن. اب ان کے جو اسٹوڈنٹ جب وہ تیار ہوتے ہیں پریکٹیکل فیلڈ میں آتے ہیں تو ایک الگ ہی وہ ان کی مینجمنٹ ہوتی ہے, ان کی الگ ایک سوچ بنائی جا رہی ہوتی ہے. اس طرح سے جو گورنمنٹ جو پبلک انسٹیٹیوشنز کے جو پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک الگ ان کا آپس میں کہیں پہ بھی کوآرڈینیشن نظر نہیں آتی ہے. وہ سب ایک دوسرے کو چھوت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شاید کوئی ایک ہی دوسری ہے. اب تیسری طرف اگر آ جاتے ہیں فیسلٹیز کی طرف, گورنمنٹ کی اگر پرائرٹی ہے, کسی بھی گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے, میں پاسٹ 20 سالوں کی بات کرتا ہوں, تو آپ دیکھیں ہمارے جو گورنمنٹ کے جو سکولز ہیں یا ہیلتھ کیئر ٹوٹل ہاسپٹل پورے پاکستان میں 2000 سے زیادہ نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی طرح سے آپ ڈاکٹرز کو دیکھیں تقریباً ڈاکٹر فرز صاحب زیادہ اچھا آپ کو بتائیں گے. میرے انفارمیشن کے مطابق 1,30,000 یا 1,40,000 ڈاکٹرز ہیں ٹوٹل پاکستان کے اندر. اس میں سے بھی 30,000 ڈاکٹرز جو ہیں وہ آؤٹ آف دی کنٹری جا کے سروسز دے رہے ہیں. تقریباً 80 یا 90,000 ڈاکٹرز پوری پاکستانی قوم کے لیے ہیں. تو تقریباً 2,000 لوگوں کے اوپر ایک ڈاکٹر ہے جو ان کی کیئر کر سکتا ہے. یہ کچھ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں کہ بہت یہ جو دونوں سیکٹرز ہیں دونوں ویک ہیں, جس کی وجہ سے ہم کیا ہے کہ ہم جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو ہماری جنریشن ہے وہ صحیح تیار نہیں ہو رہی ہے. بالکل بڑی اچھی بات کی آپ نے شاہ صاحب. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہم ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے حکومت پہ ڈال دیتے ہیں. اگر ہم خود اپنا خیال رکھ لیں, ہاتھ دھو لیں, روزانہ نہا لیں, صحت کے اصولوں کو اپنا لیں اور ٹائم پہ کھانا کھائیں, اچھی غذا کھائیں, تو کیا ہم صحت مند نہیں رہ سکتے؟ آشا آپ نے بڑا اچھا موضوع چنا آج کا, لیکن میں اس موضوع کے اندر تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا اس حوالے سے کہ جیسے کہتے ہیں کہ انڈا پہلے تھا یا مرغی پہلے تھی. تو ہم یہ سوچے میں مجبور ہو گیا کہ تعلیم پہلے ہونی چاہیے, شور پہلے ہونا چاہیے, ہیلتھ پہلے ہونی چاہیے. کیونکہ اچھی صحت آپ کو اچھا شور دے سکتی ہے, لیکن اگر اچھی صحت بہت زیادہ ہو اور تعلیم نہ ہو تو پھر وہ کیا کہتے ہیں قوم میں, آپ کو پتہ ہی ہے جو لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں. تو یہ آپ نے جو سوال کیا کہ حکومت کی پرائرٹی کیا ہونی چاہیے, حکومت کی پرائرٹی ہر انفراسٹرکچر جو ہے وہ بنانا بڑا ضروری ہوتا ہے پاکستان کے اندر کسی بھی چیز کا, اور اسپیشلی ہیلتھ کا اور ایجوکیشن کا. انفراسٹرکچر جو ہے وہ بری طرح ناکام ہے, بلکہ ہے ہی نہیں ہے. آج میں بتاؤں جو ایجوکیشن ادارے ہمیں ملے تھے 47 کے بعد, وہ بہت اچھے تعلیمی ادارے تھے. ان کا ایک معیار تھا, ان کا ایک درخشاں ماضی بھی تھا اور ان کا حال بھی تھا, مستقبل تھا. میں پنڈی اسلام آباد کی مثال دوں تو ہمارے ہاں گارڈن کالج, اسرمال کالج, ان کی عمارت ایک شناخت تھی, ان کے گراؤنڈ ایک شناخت تھے, ان کے اسٹاف ایک شناخت تھا. پتہ چلتا تھا یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو تھاٹ ہیں, اسکول آف تھاٹ ہیں. لیکن آج ہمیں وہ ٹیچر نہیں ملتے.
اور ٹیچر بھی کیا کرے، کیونکہ حکومت نے ان کی تنخواہیں اتنی رکھ دی ہیں، اور دوسرا معاشرے نے اس قدر ان کو حوث کا نشانہ بنا دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک جگہ پڑھانا ہے، پھر دوسری جگہ پڑھانا ہے، پھر ٹیوشن پڑھانی ہے، پھر 5 بجے اٹھ کے صبح ٹیوشن پڑھانی ہے کالج جانے سے پہلے، اور پھر کالج آنے کے بعد، تاکہ کالج کے اندر بھی ان کے پیریڈ فارغ ہوتے ہیں اس میں بھی اسٹوڈنٹ کو بلا کے ٹیچ کرتے ہیں. تو اگر ایک معاشی بحران کا شکار جو ہے ٹیچر، آپ کو کیا دے گا؟ اس کا تو اپنا ذہن ہر اسی چکر میں رہتا ہے، روٹی کے چکر میں رہے گا. لیکن دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں سب سے اچھی جو ریسپیکٹ ہے وہ ایک ٹیچر کی ہے. بے شک بے شک. مجھے یاد آتا ہے جرمنی کا ایک واقعہ کہ ایک ٹیچر گیا عدالت میں، تو اس نے بیان کھڑے کے دینا تھا، تو جیسے جب پتہ چلا کہ یہ تو ٹیچر ہے، تو اس نے کہا نہیں آپ بیٹھ کے آپ. کیا بات ہے، زبردست. مجھے پتہ چلا تھا، بڑی اچھی بات کی. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے فرز صاحب کے جو ہے وہ کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے ملک میں صحت پہ اگر بات کی جائے تو؟ میں عرض کروں گا کہ پہلے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ صحت ضروری ہے یا تعلیم. جی وہی ٹاپک ہے نا ہمارا، اور ہمیں کس قدر چلنا چاہیے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو صحت مند ہوتا ہے، اس کو صحت مند رہنے کے لیے اگر وہ چیختا نہیں ہے، روتا نہیں ہے، تو تھپڑ لگاتے ہیں 2-3 کے روئے. لیکن اس کی پہلی جو کرائی ہے اس کے صحت مند ہونے کی بھی علامت ہے، اور اس کو صحت مند رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے. لیکن یہ جو کرائی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایجوکیٹ کی ماں کے پیٹ میں. جو بچہ یہ نہیں کرائی کرتا یا نہیں کر سکتا وہ زندہ نہیں رہتا. یعنی یہ ایجوکیشن ہے جو بنیادی طور پر دی گئی ہے. پھر صحت مند رہنے کے لیے یہ ایجوکیشن اتنی ضروری ہے، پھر صحت مند رہنا ضروری ہے. یعنی دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. یہ بات ہے کہ جو ہی ہم نکلیں گے معاشرت میں آئیں گے، ہمیں اپنی صحت کا بھی خیال کرنا ہے. ہمیں اس صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے ایجوکیشن بھی لینی ہے. اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ ایجوکیشن لے سکتے ہیں، اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں تو آپ صحت مند رہ سکتے ہیں. دونوں لازم و ملزوم ہیں. اب اس سیکٹر کے لیے جب آپ تھوڑے سے توانا ہوتے ہیں تو پہلے تو وہ اصول اپنائے جائیں جو صحت مندی کے لیے ضروری ہے. مثلا آپ نے وقت پر سونا ہے 6 سے 8 گھنٹے. بچوں کے لیے نیند جو ہے وہ صحت کے لیے ضروری ہے. آپ نے 2 اور 3 وقت ہلکا پھلکا اعتدال کے ساتھ متوازن غذا والا کھانا کھانا ہے. آپ نے صبح کی سیر یا آکسیجن والی سیر کرنی ہے. آپ نے ایبیوزز نہیں لینی جو غذا کے ساتھ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، لائک یہ الکوہل وغیرہ. آپ نے ایسی کوئی چیز نہیں کھانی جو آپ کی صحت مندی کو نقصان دے. آپ نے سگریٹ نہیں پینی. آپ نے سٹریس نہیں لینا. آپ نے ٹینشن والی بات کو غصے میں آ کے اپنے خیالات کو ظاہر نہیں کرنا، کنٹرول رکھنا. سوری، اس میں کہتے ہیں کہ ٹینشن نہیں لینی. کوئی چیزیں لائف میں ایسی ہو جاتی کہ آٹومیٹکلی وہ آپ کے مائنڈ پہ سوار رہتی ہیں، تو نہیں لینی مطلب وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ایک آٹومیٹکلی آپ کے ذہن پہ چیز سوار ہے تو اس کو کیسے ریموو؟ وہ اس کا مطلب ہے آپ کلچرلی صحت مند نہیں ہیں. اگر آپ صحت مند ہوتے تو آپ وہ سٹریس کو پازیٹیو انداز میں لیتے. آپ جب سر پر سوار کر لیتے ہیں تو آپ کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. نیگیٹو سٹریس کازز ڈپریشن، سائیکوسس، امیون سسٹم بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے. بعض سٹریسز ایسے ہیں کہ ان میں دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ فرمائی یا ان کے آل بیت نے کی، اس سے زیادہ بھی کوئی سٹریس ہے ہمارے پاس. انہوں نے کہیں غصہ نہیں دکھایا، برداشت کا ایک اور وہ امر ہو گئے. ہمیں یہ چاہیے کہ جتنا بھی سٹریس ہو اپنا انالیسس کریں اور اس کے ساتھ ہم برداشت کا مادہ پیدا کرتے ہوئے اپنے اندر قوت مدافعت بڑھائیں تاکہ اس سٹریس سے عہدہ برا ہو سکے. دوسری بات یہ ہے
کہ جب آپ یہ سارا دن کام کر لیں، صحت مند ہو جائیں، آپ نے الکوہل بھی نہیں لیا، سموک سے بھی بچے ہیں، ایسی عادات سے بھی بچے ہیں جو آپ کی لائف کے لیے نقصان دہ ہیں، تو پھر آپ رات کو انالیسس بھی کریں کہ آج سارا دن کیا کیا ہے، اپنی مسٹیکس کو اون کریں، اپنی غلطیوں کو اون کریں. یہ بھی ایک ایجوکیشن ہے. جب آپ اس ایجوکیشن میں آ جائیں گے تو پھر آپ کے اندر ایک چیز ڈیولپ ہوگی کہ میں معاشرت کا حصہ بنوں. سوشل ایجوکیشن یہی ہے کہ آپ صحت مند ہوتے ہوئے، مینٹلی صحت مند ہوتے ہوئے پھر سوشل ایکٹیویٹی میں. سوشل ایکٹیویٹی کیا ہے؟ میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے وزیر اعظم بننا ہے، میں نے آصف بننا ہے، آصف صاحب بننے ہیں، میں نے ڈاکٹر بننا ہے. اس کے لیے آپ کی گول اچیومنٹ ہونی چاہیے، ڈیسٹینیشن ہونی چاہیے، شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم. یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم کہتے ہیں. پہلے وقتوں میں 5 سالہ منصوبے ہوا کرتے تھے، ایوب خان کے دور میں، بھٹو صاحب کے دور میں. بعد میں مسائل بڑھتے رہے، ہم کسی گورنمنٹ کو کرٹیسائز نہیں کر رہے، لیکن اگر منصوبے بنے ہوئے ہوں کہ یہ 5 سالہ ہے، یہ 25 سالہ منصوبہ ہے، وہ پھر کیری آن رہے، آنے والی گورنمنٹ اس کو اون کرے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم بھی رہے گی، صحت مند بھی رہیں گے اور ہماری معاشرت بھی بڑھے گی. بڑی بات اچھی کی ہے ڈاکٹر صاحب نے. تو اس کے ساتھ ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں تعلیم، صحت اور حکومت کی پرائرٹی پہ. تو ہم اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. نعیم صاحب، آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ جو ہے وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ تعلیم کے ساتھ صحت جڑی ہوئی ہے، صحت کے ساتھ تعلیم جڑی ہوئی ہے، تو اس پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب کی رائے سے بالکل متفق ہوں. ڈاکٹر صاحب نے بڑا زبردست کہا کہ ہمیں یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ پہلے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے یا ہیلتھ ضروری ہے. مجھے لگتا ہے یہ دونوں آپس میں لنک ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا صبح اٹھنا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، ڈائٹ اچھی لینی ہے، تو یہ پارٹ آف دی ایجوکیشن ہے. ایک آدمی کو پتا ہوگا کہ میں نے رات کو لیٹ ڈنر کر کے نہیں سونا، تو وہ ایجوکیشن ہے. وہ ایجوکیٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کی ہیلتھ اچھی ہوگی. اور اگر وہ صبح ارلی مارننگ اٹھتا ہے، ایک سنت بھی پوری کر رہا ہے، وہ ویل اویئر ہے، تو یہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. اب پرابلم کیا ہے عائشہ، میں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ زیادہ بات کروں گا کیونکہ میڈیکل میں ڈاکٹر صاحب میرے سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ سے، تو اب میں چاہوں گا کہ یہی بات کریں اس پہ. جب بجٹ کم ہوگا، جیسے میں نے کہا، آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا کہ اتنا 2020 سے، ہاں جی بالکل، اتنا کم بجٹ رکھا ہوا ہے. جب بجٹ کم ہوگا تو وہ فیسلٹیز جو گورنمنٹ کو چاہیے انسٹیٹیوشنز کو پرووائڈ کرنا وہ نہیں کر سکیں گے. بجٹ کم ہے تو ڈیفینیٹلی جس اسکول میں، جس کالج میں بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، ان کے پاس کمپیوٹر لیبز نہیں ہوں گی، ان کے پاس کیمسٹری بایو کی لیب نہیں ہوگی. ڈیفینیٹلی جب بجٹ کم ہوگا تو ٹیچرز ٹرینڈ نہیں ہوں گے، ٹیچرز ان کی وہ ٹریننگ اور گرومنگ والا اس پہ ایلیمنٹ نہیں ہوگا، ریسرچ ورک نہیں ہوگا. جب یہ ساری چیزیں لیک کریں گی تو ہم جس اسٹوڈنٹس پہ کام کر رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹ تیار نہیں ہوں گے. جب وہ اسٹوڈنٹ تیار نہیں ہوتے تو الٹیمیٹلی وہ جب اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے کمپیٹ کرنے جاتے ہیں، پوری دنیا کو کمپیٹ کرنے جاتے ہیں، تو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ دیکھیں جو ویسٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جب وہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں تو ان کے پاس جو ان کا جو سلیبس ہوتا ہے، جو میٹیریل جو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، جو ریسرچ ورک کیا ہوتا ہے، وہ لیٹسٹ کیا ہوتا ہے. ہمارا آؤٹ ڈیٹڈ جو ہے وہ کریکولم ہے، تو آپس میں میچنگ بہت مشکل ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ہمارے اس سیکٹر میں بہت ساری ویکنیسز ہیں جو کہ ہمیں اوور کم کرنی ہے. بجٹ کے اوپر فوکس کرنا ہے، اپنے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے. دوسرا آپ دیکھیں ایگزامینیشن سسٹم ہمارا ایسے ہی ہے. بچے یوزلی آپ دیکھیں تو چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، رٹا لگا رہے ہوتے ہیں. بالکل. آج جو ایگزام ہو رہا ہے ہمارا، آپ 10th گریڈ سے لے کے آپ یونیورسٹی لیول تک دیکھ لیں، آپ کی میمورائزیشن کا، آپ جتنا میمورائز کر سکتے ہیں چیزوں کو، بس اس کا امتحان ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے آج تک 2000 سے زیادہ انٹرویوز کیے. مختلف لوگ جاب لینے کے لیے آتے ہیں ہماری کمپنی کے اندر. جی میں سب سے پہلا کوشچن کرتا ہوں، آپ کا سب سے فیوریٹ سبجیکٹ کون ہے؟ کون سا ہے؟ جب کینڈیڈیٹ کہتے ہیں نا سر میرا یہ والا تو سب سے بہترین ہے، میں کہتا ہوں اوکے اسی میں سے کوشچن آنسر کرتے ہیں. یہ زبردست. پہلا چیپٹر اٹھاتا ہوں، اس میں سے کہتا ہوں اچھا یہ بتائیں. سر سوری وی آر ناٹ ریڈی. شاہ صاحب، آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ صحت و تعلیم، ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، نعیم صاحب نے بھی کہا کہ بہت زیادہ ضروری ہے، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کے ایک سوال کا حصہ رہ گیا تھا کہ اگر ہم خود اپنا احتساب کریں صحت کے حوالے سے، بالکل، تو آدھے سے زیادہ بجٹ گورنمنٹ کا
बचत हो सकती है। और थोड़ी सी मेरे ख्याल से रिलैक्सेशन भी मिल जाए गवर्नमेंट को। देखिए अगर हम अपने हाथ वक्त पे धोएं, अपनी नींद वक्त पे पूरी करें, अपनी सफाई वक्त पे करें, तो कितनी बीमारियां इससे खत्म हो जाएंगी, खत्म हो सकती हैं, बल्कि अब आपके नजदीक भी नहीं फटकेंगी। बिल्कुल। अभी जो कोरोना है तो उस पर सिर्फ बार बार ये तवज्जो दी गई है, SOPs और SOPs वो थे जिसपे कोई खर्चा नहीं आता। आपने साबुन से हाथ धोने हैं, आपने मास्क पहनना है, आपने नहाना है ताकि कोई करीब आपके जरासीम ना आ सके, ना फटक सके। अच्छा, जब SOP इसको फॉलो करने लगे तो वो चीजें भी तो इतनी महंगी हो गई थी। आप कैसे कह रहे खर्चा सैनिटाइजर महंगे हो गए, मास्क महंगे हो गए। सैनिटाइजर बहुत जरूरी है, सैनिटाइजर उनके लिए जरूरी है जिन्होंने स्पेशली हॉस्पिटल में काम करना है। जो आम आदमी उसके लिए साबुन बेहतरीन सफाई का। वो तब तो आम आदमी भी भागते थे कि जल्दी से हमें सैनिटाइजर मिल जाए। फैशन चल पड़ता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर बताएंगे कि एक बेहतरीन जो हाथ धोने का तरीका कर रहे हैं, हाथों को साफ करने का, वो साबुन ही हमारे पास ये बेहतरीन है। आही जो आपने बात की, सबने बात की, मैं इसमें ऐड करता हूँ। आपने कहा जी महंगे हो जाते हैं। हाँ जी। जब हम एजुकेशन सेक्टर में कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं करते ना, मैं अक्सर शोर में चाहता हूँ कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। जब हम किसी भी फील्ड में कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं करते तो फिर ये कुछ होगा। मैंने आपके शायद किसी प्रोग्राम में कहा कि इंजीनियर तो बना दी हमने, कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं की। वो इंजीनियर जब जाता है पुल बनाता है तो उसमें चोरी करने का सोचते हैं। हम डॉक्टर्स बना देते हैं, लेकिन उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग अगर नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, वो पहले से करप्शन माइंड में चल रही होती है चीजों को। ना कि महंगा हो जाता है, सैनिटाइजर मिलते नहीं थे। हाँ, बिल्कुल। रमजान आया तो फ्रूट महंगा हो गया, लोगों ने स्टोर करना शुरू कर दिया। फ्रूट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और अच्छा जो मार्केट में होते हैं वो इतने अच्छे भी नहीं होते। क्यों डॉक्टर साहब, ये बात सही है ना? बिल्कुल ऐसा होता है। मैं अर्ज करूंगा कि महंगे होने की भी एक वजह थी कि हम आदी नहीं थे, हमारी एजुकेशन नहीं थी कि हमने इन चीजों पर अमल करना है। बिल्कुल। अगर वो यकदम डिमांड नहीं बढ़ेगी जी तो वही रेट रहेगा ना। ये अचानक जब डिमांड बढ़ी और मैंने सेंसिटाइज भी होना है, मैंने ग्लव्स भी पहने हैं, मार्केट में 100 की बजाय 200 तो अवेलेबल थे, जरूरत पड़ गई 1000 की, तो अवेलेबल नहीं थे, तो अवेलेबिलिटी की वजह से ये नेचुरल डिमांड का और वो सिस्टम है। लेकिन अगर हम सारे एजुकेटेड होते, हमारी सारों की एजुकेशन होती कि आपने हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक रहना है, तो ये डिमांड ऑलरेडी मार्केट में मौजूद होती, घरों में भी होती, तो फिर महंगाई नहीं हो सकती थी। मैं गुजारिश करूंगा, बात को आगे बढ़ाते हैं जी जी, कि हमारा काम ये है कि हम हजरत आदम से लेकर आज तक आगे आ रहे हैं, तो ऐसा ऐसा अपनी लाइफ को अच्छे करते आ रहे हैं। हमारे पास फैसिलिटीज भी हैं, अल्लाह की अता करदा नेमतें भी हैं, रहमतें भी हैं। जी बिल्कुल। तो हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है वो ऐसा ऐसा अच्छी होती जा रही है। हमें अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। यही वजह है ना कि हम हवाई जहाज बनाते हैं, हम इंटरनेट क्रिएट करते हैं, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे खाना खाते हैं, इसलिए कि हमारी सेहत भी हो और हम पहचाने भी जाए, हमें पता चले कि हम सोशलाइज। उसके लिए क्या चीज लाइफ की क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो सोशल लाइफ है इसमें 70 से 90 साल तक की उम्रें हैं, तो इसको बचाना है कि ये कम से कम बंदे की उम्र जो नेचुरल है बगैर बीमारी के वो 90 साल होनी चाहिए। दूसरा ये है कि बीमारियों से पाक होना चाहिए, सेहतमंद होना चाहिए, अपने अपने जॉब पर हमें ठीक काम करना चाहिए। ये हमारी अब सोशल एटीट्यूड्स, ये हमारा एटीट्यूड भी होना चाहिए। इन सारी बातों के लिए हमने एजुकेट करना है अपने मुआशरे को, खुद को, अपने बच्चों को। ये हम नहीं करते। हमने नंबरों के लिए बच्चों को तैयार किया, ठीक कहा इन्होंने, कंपटीशन लगा रहे हैं, और ये नहीं पूछते कि बच्चा आज क्या सीखा, ये पूछते हैं कि नंबर कितने आए हैं। अच्छा, फलां बंदे के 10 नंबर ज्यादा आए, तू तो नालायक है। वो उसको इतना डिप्रेस करते हैं कि उसकी क्वालिटी बाहर ही नहीं निकलती। अब बच्चे को भी यही होता है कि मैंने 900 में से, ये क्या नंबर है कि आप 1100 में से 1092, 1070, 80 नंबर तो आ रहे हैं, लेकिन बच्चा आगे सर्विस देते हुए, आगे पढ़ते हुए वो क्वालिटी नहीं दिखा रहा, उसकी अपनी पर्सनालिटी सारी डैमेज होकर रह जाती है। एग्जैक्टली नंबर के लिए तैयार कर रहे हैं कि मेरी जो फलां सहेली है ना, उसके बेटे ने तो लिए इतने, मेरे भाई के बेटे ने तो इतने लिए, तुमने क्यों नहीं लिए? बिल्कुल। वो अक्सर खुदकुशी हो जाती है, बच्चे मारे जाते हैं, बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। हमने बड़े केसेस देखे जो साइकोसिस में चले गए। बच्चों
बच्चों की तरबियत करें, बच्चों को एजुकेट करें, बच्चे को एक अच्छा पाकिस्तानी बनाए, एक अच्छा मुसलमान बनाए, एक अच्छा मुल्क का शहरी बनाए, बच्चे को एक अच्छा बच्चा बनाए, बिल्कुल उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ही जो है उसको बर्डन अगर नहीं देंगे तो वो आप उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म हो जाएगी। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ एक बंदे की खत्म होती है, 10 की होती है, सोशली खत्म होती है, वही हाल होगा जो हमारा हो रहा है। हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे मुआशरे की नहीं है। हम चूं चूं का मुरब्बा क्यों है? हमारी कोई डेस्टिनेशन ही नहीं, न सेहत में है, बिल्कुल न जॉब में है, न जॉब में। पैसा लूंगा उसको मैं जंक फूड में खा जाता हूँ, उधर फेंक देता हूँ, ये कर देता हूँ, न अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं, न मुआशरत का ख्याल रखता हूँ, ना मैं अपनी फैमिली के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल नहीं ये है कि हमने वैल्यूज अपनी खो दी हैं। बिल्कुल बड़ी माजरत के साथ कहूँगा, बड़ी हकीकत बयान करूंगा, डॉक्टर साहब भी सरकारी स्कूल के पढ़े होंगे, नईम साहब भी सरकारी स्कूल के पढ़े होंगे, बिल्कुल मैं भी सरकारी स्कूल का पढ़ा हूँ, ठीक है। लेकिन हमने कल्चर इतना चेंज कर दिया कि हर बंदा चाहता है इंग्लिश मीडियम। वही ना, कंपटीशन की बात आ जाती है। सेकंड थिंग, जब आज भी पंजाब के अंदर ये राज, बाकी मैं बात नहीं करता हूँ कि जमीन इलाके की होगी, जमीन कोई डोनेट करेगा, उस पे गवर्नमेंट अपना स्कूल बनाएगी, बिल्कुल ऐसे ही, और हुकूमत अपना डिस्पेंसरी बनाएगी। तो ये वैल्यूज है हमारी। कई जगह पे टाट या बेंच नहीं होते थे तो मुखय्यर हज़ार उस पे अपना कंट्रीब्यूशन डालते थे। बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात जो मैं चाहूंगा, नईम साहब से मैं भी ये जानना चाहती हूँ, अभी डॉक्टर साहब ने बात की, मैं ये चाहूंगा ये तो तबकाती हमारी तालीम आई है, ये बिल्कुल कितना असर डाल रहा है हमारे माशरे में। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब जैसे बात कर रहे थे ना कि 1100 में से 1095 ये वाली बात, बिल्कुल। असल में हुआ क्या आयशा, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी तक गए तो हम 70% तक नंबर लेते थे और हमें यूनिवर्सिटीज में एडमिशन भी मिल जाता था, कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता था। जब हम ग्रेजुएट होते थे तो हमें जॉब्स भी अवेलेबल थी। अब हुआ क्या, अगर हम मैक्रो लेवल पे देखें तो गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब्स ही नहीं है, नई इंडस्ट्री तो लगी नहीं है। तो अब क्या हुआ, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मेरिट ऊपर जाना शुरू हो गया। कॉलेजेस इतने नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मेरे किसी बच्चे ने एडमिशन लेना है मेडिकल कॉलेज में, तो अब गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो मेरिट लग रहा है वो 96-95% का लग रहा है। डेफिनेटली वहां तक पहुंचने के लिए उसको इतने नंबर चाहिए। कंपटीशन तो आ गया। इतने नंबर नहीं लेता तो वो कॉलेज में इन ही नहीं हो सकता, जब इन नहीं होगा तो वो डॉक्टर नहीं बन सकेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट के जो फैसिलिटेशन सेंटर हैं, चाहे वो एजुकेशन है या किसी भी जॉब्स के लिए हैं, वो उनको बढ़ाने हैं। अगर कॉलेजेस बढ़ गए, ज्यादा कॉलेजेस होंगे तो मेरिट खुद ब खुद नीचे आएगा, बच्चे क्वालिटी पे तवज्जो देंगे और नंबरों पे तवज्जो नहीं देंगे। सेम जब बच्चे हमारे ग्रेजुएट होंगे तो उनके लिए जॉब्स अवेलेबल होंगी, तो ना वो बाहर जाएंगे और ना ही उनको जो है क्वालिटी पे। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को हम सबको मिलके इस पे फोकस करना है। अब जो तबकाती निजाम की आसिफ साहब बात करते हैं, हमारे यहाँ पे 3 तरह के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, वो 3 डिफरेंट कैटेगरीज को तैयार करते हैं। तो हमें चाहिए, पाकिस्तान की कौम को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मिलकर एक करिकुलम लेकर वो सबके ऊपर इम्प्लीमेंट हो। अगर नहीं होगा, फॉर एग्जांपल अभी हमारी गवर्नमेंट कुछ कोशिश कर रही है कि सिंगल नेशनल करिकुलम वो करे, लेकिन उसके अंदर अभी इतने ड्रॉबैक्स हैं कि मैं रोजाना मेरा वास्ता होता है, पब्लिशर्स के पास अभी तक बुक्स प्रिंट करने के लिए मटेरियल नहीं पहुंचा। वो कहते हैं वो मार्केट में अगर बुक्स नहीं होंगी तो ये सेशन बच्चों का खराब हो जाएगा, टीचर्स के पास, स्कूल्स में बच्चों के पास बुक्स नहीं पहुंचेंगी तो वो डिस्टर्ब होंगे। तो प्लानिंग की भी जरूरत है, प्रॉपर एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में प्रॉपर प्लानिंग की। बजट तो होगा, लेकिन उसके लिए आपको टीम भी चाहिए। बिल्कुल। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को मिलके, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे खड़ा करके, तो फिर ये सारे काम बेहतर हो सकते हैं। बड़ी अच्छी बात की आपने शाह साहब। ये हेल्थ का जो शोबा ये रिफॉर्म होने वाला है और जो है ये बहुत जरूरी, जो हेल्थ का बजट आपने देखे कि 20 अरब के करीब 2020 और 21 के जी, उसमें आधे से ज्यादा यानी 10 अरब से ज्यादा तो दूसरों की जेब में चला जाता है। उससे कहीं जीरा, जिसे हम कहते हैं जीरा, वो आता है हमारी आवाम के हाथों में, और उसका भी इतना बुरा हाल है। बिल्कुल, आसिफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। सर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नईम साहब से जानेंगे उनकी राय। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं तालीम और सेहत पर। हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। नईम साहब, आपको छोड़े गए थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो आप कहें, उसके बाद मैं एक सवाल करूंगी। आसिफ साहब बात कर रहे थे कि जब कोई प्राइवेट हॉस्पिटल खुलता है तो वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब उसके पीछे क्या रीजंस होंगी, क्यों तरक्की कर रहा है वो? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं तरक्की करते? लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल खुलता है तो उसे मालूम होता है कि मैंने इतना पैसा लगाना है और मैंने अपनी मैनेजमेंट जबरदस्त रखनी है, क्वालिफाइड लोगों को लेके आना है, सुपरविजन जबरदस्त होगी, मैंने क्वालिटी सर्विसेज देनी है। जब वो सारी चीजें परफॉर्म करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी आउटपुट को रिटर्न भी मिलता है, उसका एक नाम भी बनता है। द सेम प्रोसीजर, सेम फॉलो अप में गवर्नमेंट को होना चाहिए। जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे नंबर 1 बजटिंग, नंबर 2 वहां पे गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। वहां पे ये जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं और पुअर मैनेजमेंट है उसको खत्म करना होगा। बिल्कुल, जब चीजें खत्म हो जाएंगी तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के अदारे भी ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल नईम साहब, बड़ी अच्छी बात की। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो है इसको मोटिवेशन कैसे मिल सकती है इन इदारों को तालीम सेहत? मुशर्रफ साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। जी जी। मैं किसी पॉलिटिकल जमात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बेसिकली बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी शहरी हूँ और डॉक्टर। तो मैंने ये देखा कि पिछली गवर्नमेंट में कुछ हमारे सियासी वर्कर ऐसे थे जो एमएस का दरवाजा अपने जूते से खोलते थे। अल्लाह, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। और इस तरह डील करते थे कि जैसे हम उनके पर्सनल नौकर हों। जब ये एटीट्यूड होगा तो हर बंदा अपनी इज्जत नफ्स बचाएगा। दरमियान में सियासी मुदाखलत सरकारी इदारों में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो अस्पताल है, चाहे वो कोई भी है। दूसरी बात ये है कि आप जब सरकारी अस्पताल बनाते हैं तो एटीट्यूड वाले बंदे भी अपॉइंट होने चाहिए। हम ही है ना वहाँ, जैसे कोई एमएस है, कोई डॉक्टर है, कोई क्लर्क है। हमारा एटीट्यूड ये होता है कि ये सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट का माल है, दफा करो, अपना टाइम पूरा करो, मैंने जितू पैसा मिलता है मैं वो ले लूँ। ये करके मैं यानी ईमानदारी से अपना काम नहीं करते हैं। हमारा एटीट्यूड नहीं होता। जब मैं सरकारी की बजाय प्राइवेट जाता हूँ तो उस वक्त मैं काम भी करता हूँ, ठीक भी होता हूँ, मेरी तनख्वाह भी ठीक मिलती है, एटीट्यूड भी ठीक होता है, मैं डंडी भी नहीं मारता। ये अगर एटीट्यूड हम बदल लें, अपनी ट्रेनिंग कर लें, तो एक तो हमारा हेल्थ का सेक्टर, बाकी इदारे भी इसी तरह करें तो ठीक हो सकता है, हो जाएगा, हम ना उम्मीद नहीं है। दूसरी बात यह है कि एजुकेशन के हवाले से, बजट के हवाले से उसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप कमिश्नर साहब को कहते हैं कि मुझे 50 लाख फलां से फलां काम के लिए, सड़क को छोड़ें, ये चीज चाहिए फलां के लिए, तो बजट इन इदारों से निकलेगा ना, पैसे खर्च हो जाएंगे, खाली हो जाता है। मैं एमएस था इसमें बहावलपुर में, 14 दिन के लिए मैं रहा, तो कमिश्नर साहब ने फोन किया, ये 92-3 की बातें कि भाई वो 4 लाख रुपया भिजवा दें। उन्हें नहीं पता था कि जो ओरिजिनल एमएस है वो 14 दिन की छुट्टी पर गया है। अच्छा। तो मैंने कहा जी सर जी वो हमारे पास तो नहीं है पैसे। उनका आप कौन बोल रहे हैं? मैं क्या एमएस बोल रहा हूँ। तो आप भेजे ना जैसे रूटीन। मैंने कहा सर वो प्रोफेसर सईद साहब तो मौजूद नहीं है, मैं तो एक्टिव हूँ। अच्छा, उसने बंद कर दी। मुझे फिर क्लर्क ने बताया कि यहाँ से हम पैसे भेजते हैं मुख्तलिफ जो सियासी काम के लिए आते हैं, उनके लिए फंक्शन के खर्चे के लिए। तो ये बजट का पैसा सेहत में से भी और इदारों से भी निकलता होगा। हमें अपना एटीट्यूड बदलना होगा। दूसरा, तालीम के हवाले से हमारा कौन सा निसाब है? हम तो मादरी जुबान में कोई ट्रेनिंग दे नहीं रहे, कोई एजुकेशन दे नहीं रहे। पहले अपनी उर्दू जबान को कवर करें, फिर पाकिस्तानी जबानों को ऑन करें, उसके बाद फिर हम अपनी एजुकेशन को स्टैब्लिश करें। हम क्यों नहीं एक मरकज पर इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन हमें कोई तहरीक चाहिए, कोई मरकज में लाने वाला बंदा चाहिए, हमें इज्तिमाई सोच चाहिए। हम बातें करके उठ के बाहर जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। हमने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक ही चीज देखी है, मैं जूं बड़ा हो रहा हूँ छोड़ूं और जेब में पैसे बनाऊं ताकि आज का दिन मेरा गुजर जाए। हमने कोई प्लानिंग आपस में नहीं की हुई। हमें चाहिए अपनी लाइफ को स्टैब्लिश करने के लिए, उसकी क्वालिटी को ठीक करने के लिए अपना एटीट्यूड बदलें, अपनी जबान में तालीम को आम करें, सेहत को आम करें। अब 2000 से एक माटो है हमारा सेहत के हवाले से कि हमने सुबह सैर करनी है, बगैर ड्रिंकिंग के ड्राइविंग करनी है, ड्राइविंग के दौरान बेल्ट बांधनी है,
हमने ये ज्यादातर जो रोड एक्सीडेंट है ना वो मेरे ख्याल से इसी वजह से ही उसका होते फिर हैं, ट्रैफिक पर असर असर होता है बिल्कुल। डॉक्टर साहब को मैं सेकंड करूं, असल में ये जितने काम है ना स्पेशली हेल्थ और एजुकेशन, एजुकेशन, जी जी बिल्कुल, ये दोनों मिशनरी बेसिस पे होते हैं। ये ऐसे नहीं होता कि मैं आऊं, मैं ड्यूटी ना समझूं इसको, मैं ड्यूटी एज ए जो उर्दू का लफ्ज है ना, फर्ज, अपनी जिम्मेदारी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको फर्ज समझो। इसमें मैं बात करूंगा कि आपने बड़ी अच्छी बात की प्रोफेसर, ये डेडिकेशन है, ये खिदमत खल्क है, इसमें से जो मिल जाए आपको रिस्क वो भी है, दुआएं बड़ी मिलती हैं, चाहे वो सेहत का महकमा हो चाहे वो तालीम का हो, हमने दोनों को लेकर चलना है। क्वालिटी ऑफ माइंड बनाए, क्वालिटी ऑफ पर्सनैलिटीज बनाए, तालीम भी बनाए, इधर सेहत का महकमा, अच्छे ज़हन निकलेंगे तो अच्छी सोचें निकलेंगी, बिल्कुल फ्री होंगे और हर इदारे में कोई सूटेबल बंदा, अब तो किसी इदारे में कोई अच्छा बंदा पहुंच जाए, 4 बंदे मिलकर उसे या तो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, निकाल देते हैं, या वो इस काबिल ही नहीं रहता कि वो अपनी एफिशिएंसी के मुताबिक चल सके। बिल्कुल जी, ये नईम साहब आपसे जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, नईम साहब चूंकि हाँ जी, मैं ये राय कि ये कैसे बदला जा सकता है ऐसे निजाम को, बिल्डिंग कैसे बनती है और ये कैसे स्टूडेंट के अंदर बनाते हैं। बिल्कुल। अच्छा देखिए, आप जो प्रोग्राम अभी कर रहे हैं ना एजुकेशन और हेल्थ पे, ये एक स्टेप है पॉजिटिव साइड पे जाने का। इसी तरह से तमाम मीडिया हाउसेस को इस तरह के स्टेप्स लेने, इस तरह के प्रोग्राम करने हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब शाम को प्राइम टाइम होता है ना, तो उसमें सिर्फ पॉलिटिक्स को एक दूसरे को गाली गलौज करने के अलावा अगर इस तरह के प्रोग्राम कर दिए जाएं, हर मिनिस्ट्री का एक स्पोक्स पर्सन हो जो शाम के टाइम आए, बैठे कि बताए कि हम ये काम कर रहे हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई किसी का कोई अगर उसमें कोई सजेशन देता है तो हम वेलकम करते हैं उसको। तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो उस तरफ एक कल्चर बनना शुरू हो जाएगा कि जनाब ये हमारी मिनिस्ट्री जो है काम कर रही है। फिर हर मिनिस्ट्री के अंदर एक जबरदस्त आदमी बैठा हो, उस फील्ड का एक्सपर्ट बैठा हो, जो वो एडवाइस कर रहा हो। आसिफ साहब कहते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैरेक्टर बिल्डिंग है। हम जितने भी आज आप बारहा बात करते हैं इस चीज पे, हम आज हमारा जो माशरा, जो हमारा पाकिस्तानी कौम पीछे रह गई है, हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो हर आदमी करप्शन करने के उस पे है। सिर्फ बिल जमा कराना होता है ना, तो वो कहते हैं अच्छा यार ऐसे करते हैं, लाइन लगी हुई इस पे नहीं खड़े होते, थोड़े पैसे देते हैं और किसी को कहते हैं जाओ आप जरा साइड से होके तो अपनी दोस्ती किसी को देख लें, और फ्रेंड है तो उसको देख लें तो हम जमा करवा दें। हम इंडिविजुअल लेवल पे तो बिल की बात कर रहे हैं, ये मैंने ना पाए नहीं होते खाने वाली जगह जो होती है, वहां पे भी करप्शन होते देखिए कि लंबी लंबी लाइंस लगी होती है लाहौर में, तो आपको पता है ये सिस्टम, तो वो पीछे से पैसे देते हैं, ये लो जी हमें पहले ला दो, हम लेके चले जाए, 500 रुपए ज्यादा ले लो। मतलब वहां पे भी देखे ना कितने छोटे लेवल की बात, हर लेवल पे हम करप्शन करने के आदी हो चुके हैं और हमें पता ही नहीं चलता। अब देखिए, गवर्नमेंट हेल्थ केयर की बात हो रही थी, पहले गवर्नमेंट में जितने भी एम्प्लॉइज थे ना, उनको मेडिसिन भी फ्री में मिलती थी, उनको ट्रीटमेंट भी फ्री मिलता था। बिल्कुल। क्या होता था, मेडिसिन खरीदी आपने हॉस्पिटल से ली, फ्री ऑफ कॉस्ट ली, आप मेडिकल स्टोर पे जाके बेच रहे हैं। क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा ये तो नुकसान है, उस पे लिखा नहीं है नोट फॉर सेल, उसके बावजूद वो खरीदने वाले भी मौजूद थे और रीसेलर भी मौजूद थे। क्या हुआ, करप्शन, एवरीवेयर करप्शन। मैं हमेशा फोकस कर रहा हूं कि कैरेक्टर बिल्डिंग हमारे जो पहले 5 साल का बच्चा है ना, उस पे होनी चाहिए। जब वो पौधा बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया, आप उस पे जितना मर्जी करते रहे, अगर वो 20 साल का हो गया उसके बाद आप उसकी जितनी मर्जी कैरेक्टर बिल्डिंग कर लें, वो यूज्ड टू हो चुका है। पहले 7 सालों में, आप इस्लाम में भी देख लें, पहले 7 साल में कैरेक्टर बिल्डिंग का हुक्म दिया गया है, फिर अगले 7 सालों में उसकी ट्रेनिंग है, उसके बाद उसको ऑब्जर्वेशन है, उसको गाइडेंस की बात होती है अगले 21-20 साल की उम्र तक, जब फिर सजा है। तो जब आप कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं करेंगे तो बच्चों को ट्रेन नहीं करेंगे, सही बात ये फैक्टर्स, ये प्रॉब्लम्स आप फेस करते रहेंगे, चलती रहेंगे। बिल्कुल, तो कैरेक्टर बिल्डिंग इज सो इम्पोर्टेंट। डॉक्टर साहब से मैं कहूंगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बड़ी सरकारी खिदमत भी अंजाम दी है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट भी वर्किंग करें, तो हेल्थ में क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, किस तरह बेहतरी आ सकती है? कैसे आ सकती है? आसिफ साहब और आयशा साहब, कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले की बात आगे करके फिर बात करता हूँ। सबसे पहले तो हमें अपने खानदान की तरफ तवज्जो देनी है कि माँ बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग की जिम्मेदार है, बिल्कुल। फिर उसके बाद बाप भी जिम्मेदार है, बिल्कुल। फिर उसके साथ बहन भाई भी जिम्मेदार है। आप बड़ी अच्छी बात है कि सारे दिन का एनालिसिस करें और शाम को बैठें, किसी ने गलती की है तो माँ या बाप
या बड़े बहन भाई उसको समझाएं, एहसास उसकी दिलाएं। पॉलिशिंग करें। बिल्कुल। ये एक फैमिली घर हो गया, फिर उस फैमिली के साथ मिले हुए बाकी अफराद तो एक खानदान बन फिर गया। एक जी। मोहल्ला, जी। इस तरह करते करते हर मोहल्ला, हर खानदान, हर घर, उसके बाद आगे आप चलते हैं तो हर सूबा, हर जी बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता वो सारा एनालिसिस होता रहे डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, तो हम मजमूई तौर पर पूरी कौम की कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं अगर हमारी नीयत हो। लेकिन हम तो डॉक्टर साहब कहते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हाँ, वक्त ही नहीं है, फैमिली के पास बैठने के लिए नहीं है। नहीं, ये एक बड़ी कड़वी हकीकत है वालदा, बिल्कुल मेरे पास खाना खाने के लिए टाइम है, मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए है, टाइम है, फैमिली के लिए, आवारगी के लिए, सिगरेट पीने के लिए, रास्ते में चीजें फेंकने के लिए, गंद फैलाने के लिए, कोरोना फैलाने के लिए, खांसी सबके सामने करने के लिए, हर वो काम करता हूँ जो मुआशरत के लिए बुरा है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं कर रहा हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता, मैं फराइज की तरफ नहीं जाता, मैं अपने हकूक के लिए दूसरे की सब चीजें, ये गलत है। हमें अपना एटीट्यूड बदलना है। जब आपने एटीट्यूड, पहले साल का बच्चा दूसरा तीसरा इस तरह एटीट्यूड उनका ठीक कर दिया, कैरेक्टर बिल्डिंग हो गई। एटीट्यूड में एजुकेशन लेना भी शामिल है, एटीट्यूड में सेहत के हवाले से डेवलपमेंट भी शामिल है, एटीट्यूड में ड्यूटी का भी काम शामिल है, एटीट्यूड में एक दूसरे को बर्दाश्त करना भी शामिल है, एटीट्यूड में ये भी शामिल है कि स्ट्रेस के वक्त आपने किस तरह रहना है। आपने अच्छी बात को करने के लिए कन्वे डंडे के जोर से नहीं करना, प्यार से करना है। आपने अपने एटीट्यूड को इस पाकिस्तानी मुआशरत में या पूरे मुआशरे में कहीं भी जाए मिसाल पैदा हो कि ये हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मिसाल देते हैं तो इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है। डॉक्टर, इससे सबसे ज्यादा बात है कि एहसास होना चाहिए आपके अंदर, ये कहने से नहीं आता। मेरे ख्याल से ये एक नेचुरल है, वही कैरेक्टर बिल्डिंग पे बात आ जाती है कि आपकी माँ आपको कैसे कैसे सिखा रही है तो ही आपके अंदर एहसास है। अदरवाइज इसमें मैं आगे बात को बढ़ाते हुए ये भी कहूँगा कि कैरेक्टर बिल्डिंग के तो बहुत से एलिमेंट्स हैं, लेकिन मैं नेब साहब से चूंकि एजुकेशन तो ये पूछना चाहूँगा क्या इस्लामी तालीमात भी इसके अंदर के अहम किरदार अदा करती हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए हमारा जो कुरान है ना, कुरान को तो सिर्फ हमने अरबिक के तौर पे लिया हुआ है कि जस्ट इसकी जो है ना हमें सवाब इतना मिलेगा, इतनी आयत पढ़ लेंगे तो इतना सवाब मिलेगा, एक लफ्ज को हम 10 से मल्टीप्लाई करके इतना सवाब। हालांकि हमें ये चाहिए कि उस कुरान का तर्जुमा उसके बाद समझने की कोशिश डिटेल में जाएं कि भाई क्यों उतरा है, इसमें वालिदैन के हकूक क्या है, इसमें आपके टीचर्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, माशरती जो निजाम है उसके बारे में क्या है। मैं आपको बताऊं, मेरी वालदा की जब डेथ हो गई तो मैंने वालदा के नाम पे एक प्लॉट था या उनकी कोई कैश डिस्बर्समेंट करनी थी हमने बहन भाइयों में, तो मैंने कहा किसी के पास नहीं जाता, मैं कुरान से निकालता हूँ। मैंने कुरान में गया, उसका तर्जुमा पढ़ा, उसमें अल्लाह ताला ने बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि ये बहन भाइयों के ये हिस्से होंगे, आपके बाकी रिलेटिव्स के ये हिस्से होंगे, पहले अगर कुछ कर्ज है तो वो कैसे चुकाने हैं। बिल्कुल वो हमारे लिए वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। बिल्कुल की जिंदगी, उन्होंने बचपन कैसे गुजारा, उन्होंने अपनी वाइफ के साथ वक्त कैसे गुजारा, उन्होंने जंगें कैसे लड़ी है। तो यही कैरेक्टर बिल्डिंग जो हम अभी कर रहे हैं। मेरे स्कूलिंग में आने का मकसद भी ये था, बेसिकली तो हम बिजनेस पर्सन, लेकिन स्कूलिंग में आने का पर्पस ही यही था कि हम अपने बच्चों की जो हम हिस्सा डाल सकते हैं वो हम डालें, वो कैरेक्टर बिल्डिंग प्लस जो रियल एजुकेशन है उसकी तरफ लेकर हम सिर्फ रट्टे लगवाने के लिए स्कूलिंग के नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की नईम साहब आपने। और ऐसा जी हदीस में मिलता भी ये है कि वो इल्म बेफायदा है जिस पे अमल नहीं है। बिल्कुल, ये तो फिर जाहिर सी बात है, बेफायदा होती है। हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो थोड़ा कम रह गया, तो जाते जाते जो है वो डॉक्टर साहब आपसे पैगाम लेना चाहेंगे सेहत और तालीम पे। जी, 2 शेर कहे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तू किताब खां है मगर साहिब किताब नहीं। हम सिर्फ पढ़ने के लिए ना अमल करना शुरू कर दें तो हमारा एटीट्यूड भी बदल जाएगा। जब एटीट्यूड बदलेगा, सेल्फ एनालिसिस शुरू कर देंगे तो सेहत भी ठीक होगी, एजुकेशन भी ठीक होगी, सारी चीजें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगी। बेशक आए हम मिलजुल कर अपना एहतसाब करें, डेली बेसिस पर करें, अपने बच्चों की तरबियत इस खतूत पर करें कि अच्छा शहरी, अच्छा मुसलमान, अच्छा पाकिस्तान। और दुनिया का कोई मजहब बैर भी नहीं सिखाता, नफरतें भी नहीं सिखाता। इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है, हम उस पर अमल पैरा हैं।
हर चीज अपनी जगह दुरुस्त, हमें इंसानियत को फरोग देने के लिए इंसान बनना है आदमी से। हम फिलहाल अभी आदमी हैं, तो इंसान बनने के लिए अपनी क्या बात है डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात की है। नईम साहब आपसे भी पैगाम जानना मैं चाहेंगे। समझता हूँ इंडिविजुअल लेवल पे हमें कुरान और हदीस और सुन्ना को अप्लाई करते हुए, उन तालीमात को अप्लाई करते हुए हमें अपने आप को ठीक करना है, तो माशरा ठीक होगा। और अगर हम मेगा लेवल पे देखें तो गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ, चूंकि आपका टॉपिक था हेल्थ, जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके साथ पार्टनरशिप करें और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लेके चलें, हॉस्पिटल्स भी बनाएं, इंस्टीट्यूशंस भी बनाएं और उसके अंदर सिंगल करिकुलम लेकर आएं, तो मुझे लगता है कि हमारा पाकिस्तानी माशरा एक जबरदस्त माशरा होगा। दीनी यानी कि दुनियावी तालीम के साथ साथ जो है वो दीनी तालीम भी उतनी ही जरूरी है आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग के ये अखलाकियात को बिल्कुल तरवीज देती है। तरवीज है। पहले कैरेक्टर बिल्डिंग है, फिर ये दुनियावी तालीम है। दुनियावी। कैरेक्टर बिल्डिंग हो गई तो आप किसी एक बंदे को कहीं पे भी छोड़ें, बिल्कुल वो काम नहीं करेगा, वो इशारा नहीं तोड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको उसके इतनी ज्यादा अच्छी वो ग्रूमिंग हो जाती है, उसको पता चलता है कि मैंने ये काम करना है, ये सही है और गलत है और ये मैंने नहीं करना। बेशक उसको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, डजंट मैटर, लेकिन वो अपने वे पे ही चलता है। एग्जैक्टली। आपको फिर ज्यादा मॉनिटर करने वाले अदारे नहीं बनाने पड़ेंगे, आपको वहाँ ज्यादा मैन पावर और पैसा नहीं लगाना पड़ेगा जब आप कैरेक्टर बिल्डिंग कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कैरेक्टर बिल्डिंग सो इम्पोर्टेंट। बेशक, बहुत अच्छी बात। क्या आसिफ साहब आपसे भी पैगाम जानना चाहेंगे? मैं मुख्तसर यही कहूँगा कि अपने मुआशरे की तश्कील के लिए अपने गिरबान में जाएंगे। क्या बात है, बड़ी जबरदस्त आसिफ साहब ने बात की है। और मेरे वालिद साहब भी यही कहते हैं कि जो हमने पढ़ाना सिखाना था वो सिखा दिया। अब आप लोग इतने हो चुके हैं कि कहीं जाते हैं आपको अच्छे और बुरे की तमीज है। डजंट मैटर आप किस महफिल में बैठे हुए हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमने ये काम करना है या नहीं करना। तो इसी के साथ जो है वो हम अपने प्रोग्राम का टाइम हमारा खत्म हो गया है, तो आपसे इजाजत चाहेंगे। अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।